चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सियासत के दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से रूबरू करवाते हैं और सियासी हालात। और जींद जिला वो जिला है जिसको सियासी राजधानी कहते हैं और यहीं से तमाम नेताओं ने रैलियों के आगाज़ किए, चुनाव के आगाज़ किए और सफल हुए। और शुभ इस धरती को माना जाता है। तो इस धरती पर सियासत करने वाले जो तमाम नेता हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। और मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र हमारे साथ मौजूद है महावीर गुप्ता जी, जो 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए ताल ठोक चुके हैं और उनकी चुनावी तैयारियां किस तरीके की है और किस तरीके की रणनीति है, सीधा इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। गुप्ता साहब, किस तरीके की तैयारियां हैं? मात्र 90 दिन या फिर यूँ कहें कि 3 महीने विधानसभा चुनाव को है, पूर्व में अभी संसदीय चुनाव गए हैं, क्या कुछ सियासी हालात देखते हैं? देखिए, हमारे लिए चुनाव लड़ना कोई नई बात नहीं है जी। हमारा राजनीति में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है और हमारी तैयारी कोई हम स्पेशल चुनाव के लिए तैयारी करने की जरूरत हमें नहीं पड़ती जी। हम लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं और लोगों से हमारा मिलना जुलना, दुख सुख में आना जाना लगातार बना रहता है। चाहे चुनाव का समय हो या ना हो, लगातार हमारा चलता है। मतलब चुनावी नेता नहीं है? नहीं, खाली चुनावी नेता नहीं है हम तो। हमारा तो लोगों से संपर्क कंटिन्यू बना रहता है। टिकटार्थियों की दौड़ की बात कर लेता हूँ, काफ़ी चेहरे हैं और दर्जनों चेहरे हो गए हैं। हाँ, बिल्कुल तो है। लगता है कि इस प्रकार से नंबर पड़ सकता है? सभी कोशिश करते हैं और करनी भी चाहिए क्योंकि हर वोटर का राइट है चुनाव लड़ने का। तो लेकिन पार्टी अपना सर्वे करवाती है, मेरिट के आधार पे टिकट देगी। तो ये जिस प्रकार से संसदीय चुनाव में वितरण हुआ, क्या वही मापदंड रहने वाले हैं? लगता तो ऐसा ही है। बाकी पार्टी हाईकमान का काम है ये। 3 सर्वे की बातचीत की जा रही है। प्रदेश की जो संगठन है पहले वो करवाएगा, फिर एक एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, फिर उसके बाद हाईकमान करवाएगा। ये पार्टी हाईकमान का काम है। वो किस लेवल पर, किस एजेंसी के द्वारा, पार्टी अपने संगठन के नेताओं के द्वारा कैसे सर्वे करवाती है, वो पार्टी हाईकमान का अपनी पूरी तैयारी है। हम तैयार हैं। दुष्यंत चौटाला से क्या नाराजगी हुई थी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं दुष्यंत चौटाला से। देखो, जहाँ तक दुष्यंत चौटाला की पार्टी का सवाल है, हम कभी उस पार्टी में नहीं रहे। ये तो मेरा 2019 का चुनाव लड़ना एक संजोग ही हुआ बस। ना तो उससे पहले कभी हम इस पार्टी में थे और ना ही उन लोगों से हमारी विचारधारा मेल खाती थी। लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, हर चीज़ संभव है। कई बार वक्त के हिसाब से, कई बार हमारे वोटर सपोर्टर जो हैं, हमारे वेल विशर जो हैं, उनके दबाव से कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं और चुनाव के बाद कभी उनसे हमारा पार्टी से कभी तालमेल रहा है, हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती उनसे। तो हमारी पर्सनल नाराजगी कोई नहीं। पर्सनल नाराजगी नहीं है। आपने कहा कि जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो आपने उनके साथ दिया था और नामांकन भरने से नहीं, जब हिसार से चुनाव, हिसार से लोकसभा का ही बात कर रहा हूँ। हाँ, उस जब उन्होंने तब गए थे, तब हम गए थे उसके सपोर्ट करने के लिए। तो उनसे व्यक्ति विशेष से कोई नाराजगी नहीं? नहीं, व्यक्ति विशेष से हमारी कोई नाराजगी नहीं। हमारी उनकी पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारी मेल नहीं खाती। मिड्डा साहब के कार्यों को कहाँ पर देखते हैं? ये तो पब्लिक बताएगी। हम धरातल पर जाते हैं, नब्ज टटोलते हैं। ऐसा है, हम किसी कंट्रावर्सी में नहीं पड़ते। ये डिसीजन लेना लोगों का काम है, पब्लिक का काम है। क्योंकि हार जीत ना वोटर्स पे डिपेंड करती है, पब्लिक पे डिपेंड करती है। वही फैसला करेंगे। चलिए, व्यक्ति विशेष की नहीं बात करें, पार्टी का तो जनाधार देखते हैं। सियासी फिजा किस तरह बह रही है आज क्या है, आज बीजेपी के शासन को 10 साल हो गए जी। लोगों में बड़ी भारी नाराजगी है। भ्रष्टाचार, जो ये बीजेपी के नेता कहते हैं कोई खर्ची कोई पर्ची नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। बगैर किसी महकमे में कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता। और आप ये लोकल बॉडी का महकमा देख लो, इतना परेशान लोगों ने कर दिया। तहसील में देख लो, रजिस्ट्री के मामले में कितना परेशान कर दिया। आज फैमिली आईडी की में देख लो कितना परेशान है लोग। और जो इन्होंने ये जो प्रॉपर्टी आईडी का काम शुरू किया है पिछले दिनों, अब ये खुद मान रहे हैं, सरकार मान रही है, खुद हरियाणा सरकार मानती है। अब जिस कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था सर्वे करने का,
उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। गलत आंकड़े उसने गलत सर्वे किया, गलत रिपोर्ट दी। उसके बाद फिर पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने जाता है तो उससे पैसे ले दे के करवानी पड़ती है, कई दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज पोर्टल काम नहीं कर रहा, कल आना परसों आना। जब उस एजेंसी को खुद सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया है, ये तो सरकार ही जाने उससे रिकवरी भी की है नहीं की है, हम तो नहीं कह सकते। इन पर पब्लिक को क्यों परेशान कर रहे हैं? जी, ये हो गई पार्टी की और सरकार की बात। हल्के में स्थिति कहाँ पर देखते हैं? मैं नाम नहीं लूँगा, आपने कहा कि कंट्रोवर्सी में नहीं होंगे, लेकिन मुद्दों की राजनीति तो गुप्ता साहब करते होंगे। कमियां कहाँ पर देखते हैं? नहीं, कमियां हैं। देखो 10 साल के अंदर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट बीजेपी गवर्नमेंट हमारे शहर जींद में, हमारे पूरे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लेके नहीं आई जिससे लोगों को कोई बेनिफिट मिले। अब जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया, अब पिछले कई सालों से सड़कें इतनी बुरी तरह टूटी हुई थी, सीवरेज का बुरा हाल था, लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव आ गया फटाफट काम करने शुरू कर दिए, दिखाने के लिए लोगों को, एक चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। अभी आप देखो, कल बारिश हुई है, मानसून की पहली बारिश है। मैं जो रहता हूँ इस कॉलोनी को स्कीम गांधीनगर बोलते हैं, स्कीम नंबर 6, और शहर की सबसे पोस्ट कॉलोनी है जी। कल की बरसात का पानी अब तक खड़ा है। अभी बाहर से आया तो देखा हमने भी। मतलब ना, कल हम पूरा दिन घर के अंदर कैद रहे, इतना पानी था। ये पोश इलाकों का हाल है, ये पोश इलाके का हाल है। अगर ये बारिश कंटिन्यू चलती, या आज फिर बारिश हो जाती, या कल 10 बजे बारिश रुक गई, दोपहर बाद फिर बारिश हो जाती, तो घर में भी नहीं रह सकते थे हम, तो छत पे जाना पड़ता। यानी पहली बारिश में तो घर में कैद हो गए, दूसरी बारिश में घर से छत पे जाके ना, घर में नहीं रह सके थे। तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। अब सरकार ने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया अमृत योजना के नाम पे। वो कहाँ गई अमृत योजना? सारा शहर को खोद के रख दिया। अब पानी की तो एक बूंद नहीं निकल रही। अब करोड़ रुपया क्यों नहीं सरकार उसकी इंक्वायरी करवाती है? जिम्मेवार तो जनप्रतिनिधि होते हैं। जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है, प्रशासन जिम्मेवार है, शासन जिम्मेवार है, भी जिम्मेवार है। तो प्रशासन शासन में ही आ गया, विधायक भी उनकी पार्टी की सरकार है, शासन में आ गया। आपको अच्छा जो वोटें मिली, और उन लोगों के द्वारा कहा जाता होगा कि गुप्ता साहब, क्योंकि कांटे की वहाँ पर भी टक्कर रही, जिन लोगों ने आपको वोट दी थी, आपने कहा था कि इंटरव्यू के दौरान मैं सुन रहा था कि उनके काम नहीं हुए, तो अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी में आने के बाद कांग्रेस का हाथ आपने थामा है, तो अब काम हो सकेगा? बिल्कुल हो सकेगा, क्योंकि देखो हमारी विचारधारा भी शुरू से कांग्रेस की रही है, और हमारे पिताजी ने भी पिछले जितने चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी से ही लड़े, और कांग्रेस पार्टी में रहकर उन्होंने सरकार के अंदर मंत्री बहुत लोगों के काम किए। तो हमें काम करवाने का तरीका हमें पता है, कैसे काम करवाया जाता है, प्रशासन से कैसे काम लिया जाता है। अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हमें काम करवाना आता है, लोगों के काम करवाएंगे। आपने कहा काम करवाएंगे, और नुमाइंदगी अगर मिलती है। लेकिन उससे पहले टिकटों की दौड़ में दर्जन चेहरे हैं। हुड्डा साहब से ही टिकट मांग रहे हैं आपके हलके में काफ़ी लोग। हाँ, मांगेंगे टिकट, क्यों नहीं मांगेंगे। मैंने पहले भी कहा आपको, टिकट मांगना हर वोटर का राइट है। चुनाव कोई भी लड़ सकता है, हमारे संविधान के अंदर हमें ये हमारा फंडामेंटल राइट है चुनाव लड़ना, तो जिसकी वोट है चुनाव लड़ सकता है। तो जिस तरीके से अगर टिकट एक को मिलनी है, तो भीतर घाती का कोई डर नहीं लगता गुप्ता साहब को? थोड़ा बहुत चलता है, कोई खास बात नहीं है। यानी इतना लंबा चौड़ा फर्क? कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। वो जमाना चला गया अब जब लोग वोटों को डाइवर्ट कर सकते जी। आज वोट डाइवर्ट नहीं होती है, आज पब्लिक मन बना चुकी है। और मेरे यहाँ हमारे हलके में तो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखता हूँ लोग पूरा मन बना चुके हैं, कांग्रेस पार्टी को वोट देगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बड़े नेताओं की बात करें तो गुटबाजी के आलम में टिकटें यहाँ वहाँ हुई। पिछली बार भी 2019 में देखा कि जो जिताऊ कैंडिडेट थे उनकी टिकटें कट गई, और वो जेजेपी ने अडॉप्ट कर ली और वो जेजेपी की टिकट पर जीत गए। देखो ऐसा है, ये कि एक कांग्रेस की बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो सभी पार्टियों में होता है। तो जिताऊ कैंडिडेट की टिकट काट देते? नहीं, ऐसा नहीं है। अब जिताऊ का किसका क्या पता लगता है, जीत जाएगा। यहाँ तो बड़े बड़े नेता हार गए थे, अब क्या हारे नहीं पार्लियामेंट के चुनाव में? अब भी काफी बड़े बड़े नेता हार गए। हमारे उधर जो सोचते थे हम कभी हारेंगे नहीं, वो भी हार जाते हैं। हमारे उधर के एक नेता यहाँ पर आए थे बाई इलेक्शन में। हाँ, आए थे, बड़े नेता थे। हाँ, वो भी हार गए। चलो क्या हो गया, हार जीत। इलेक्शन में देखो बहुत लोग चुनाव लड़ते हैं,
एक एक चुनाव के अंदर 20-20 उम्मीदवार हो सकते हैं। जीतते तो एक का ही, 19 को हारना है। अगर 20 लड़ेंगे जीतने वाला तो एक ही होगा, 19 तो हारेंगे। तो हल्के में की जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे, और अगर हुड्डा साहब और हाईकमान टिकट देता है, आशीर्वाद देता है, तो किस तरीके की आपने रूपरेखा तय की गई है? नहीं, ऐसा है, अगर हाईकमान मेरे को उम्मीदवार बनाता है तो जींद की जनता मुझे चाहती है। जींद की जनता ने जो हमें पीछे लोगों के काम किए हैं, तो जींद की जनता ये चाहती है कि आप चुनाव लड़ें, कांग्रेस पार्टी की टिकट आपको मिले। तो उन लोगों को हमारे से बड़ी उम्मीद है, और इसीलिए हमारी आज भी ना लोग पर्सनल वोट जिसको कहते हैं वो हमारी आज भी हैं, क्योंकि लोगों के हमने जब भी हमें सरकार में काम करने का मौका मिला हमने बहुत काम किए हैं। जिन लोगों के काम किए वो एक बड़ा वोट बैंक आपका साधा हुआ। हाँ, बिल्कुल है। और हमें हमारे ऊपर कभी जाति पाति का कभी लांछन नहीं लगा। हम जाति पाति में विश्वास नहीं करते। हम तो यहाँ तक किसी धर्म में भी विश्वास, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं। यानी पक्षपात की राजनीति नहीं, हमारा यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ना धर्म से ना जाति से, सभी को साथ लेकर चलते हैं और सभी जातियों की वोट हमें मिलती है। संसदीय चुनाव में देखा गया कि ज़्यादातर हुड्डा साहब के प्रिय नेताओं की टिकटें मिली है, और इधर मैं शैलजा जी को सुन रहा था तो उनका कहना है कि टिकटों का वितरण गलत हुआ, 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती जा सकती थी अगर सही से टिकट दी जाती। तो अगर विधानसभा चुनाव में भी हुड्डा साहब की चली तो ऐसा ही काम होने वाला है। देखो, ऐसा है, ये बड़े नेताओं का काम है, किसके बारे में क्या कहते हैं मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं जहाँ तक मेरी अपनी राजनीति है, जहाँ तक मैं लोगों से मिलता हूँ, आज लोगों की निगाहें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर ही है जी। और लोग यही चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 10 साल का शासन हुड्डा साहब का देखा है, और हुड्डा साहब के शासन से और बीजेपी के शासन से जब कंपैरिजन करते हैं तो लोग हुड्डा साहब को पिछले 10 साल और अब के 10 साल में हुड्डा साहब को याद करते हैं लोग। तो ये तमाम जो समीकरण रहेंगे और इससे जो सत्ता परिवर्तन हो सकता है। सत्ता परिवर्तन तो 100% होगा। कितनी सीटें मानते हैं? 70 सीटें कांग्रेस की आएंगी कम से कम। आपके उसमें जिले की बात करें तो जिले में 5 सीटें विधानसभा की कांग्रेस की आएंगी। पिछली बार इस तरह की सफीदो रही। हाँ। और इस तरफ थोड़ा अलग ही रुझान रहा। चलो, ये तो समय का प्रभाव है, काफी मेहनत करनी पड़ रही है हुड्डा साहब को। नहीं, ऐसा है, केवल सफीदो ही आई। तो उस वक्त कुछ हालात और थे, आज हालात और हैं। तब तो बीजेपी की भी पार्लियामेंट में सीटें बहुत आई थी, अब कम आई हैं। ये तो समय की बात। यानी पिछली बार लोकसभा चुनाव हारने से डिमोटिवेट हो गई पार्टी। अब पिछली बार 10 की 10 सीट बीजेपी की आई थी पार्लियामेंट में, अब की बार 5 आई हैं। तो कोई बात नहीं, चलता है, तो राजनीति है। तो तमाम जो सवालों के जवाब हम जानना चाहते थे, लेकिन बात को अच्छे तरीके से और शब्दों का जाल बुनना और सियासतदानों की आदत है, और राजनीतिक परिवार से हैं तो शब्दों का चयन आपने देखा किस तरीके से इन्होंने किया है। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है? जींद जिले और जींद हल्के की सियासत में क्या कुछ आने वाले समय में हो सकता है? कमेंट बॉक्स में राय देना न भूले और चैनल को फॉलो करना न भूले, ताकि तमाम अपडेट और सूबे के तमाम हल्कों की राजनीति देखने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा।